हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने नियोजित शिक्षकों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके में लिए मैं क्लास 6 की बुक ज्योग्राफी हमारी दुनिया को लेकर उपस्थित हूं और यह आपकी SCRT की बुक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं इस क्लास को ऐसे कराने वाला हूं जो क्लास 6 की उस शॉर्ट नोट्स को कराने वाला हूं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम में आपको लाभ मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इसमें पार्ट वाइज कराऊंगा, बिल्कुल एकदम क्लास वाइज कराऊंगा और क्लास वाइज के साथ साथ अध्याय का एकदम एक एक पॉइंट जो है व्यू कराऊंगा। जो आप यदि बुक को पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ मिलेगा जो शायद इसमें से कोई छूटा होगा। पहला है हमारा सौर मंडल। सूर्य सौर परिवार का क्या है? मुखिया है। क्वेश्चन यही है, सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? बुध है। लाल ग्रह मंगल है। मतलब किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जिसके घूमने की दिशा उल्टी होती है। मतलब ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बाकी जो ग्रह होते हैं वह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है। मतलब ये क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं? तो हम कौन सा कहेंगे? शुक्र और अरुण। ठीक है। पृथ्वी की वहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छल्ला वाला एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे शनि ग्रह है। प्लूटो पहले एक ग्रह था। प्लूटो क्या था? पहले एक ग्रह था, लेकिन ये चक्रण लगाते लगाते क्या करता था कि दूसरी कक्षाओं में घुस जाया करता था। इसलिए 2006 में जो है इसको बाहर निकाल दिया गया और इसको कहाँ दे दिया गया जगह? तो क्षुद्र ग्रह के स्थान दे दिया गया। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि तारों को अपना प्रकाश होता है। मतलब तारा किसे कहते हैं? तो खुद का उनके पास प्रकाश होता है। तो क्या हमारा सूर्य भी एक तारा है? हाँ, यस, तारा है। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में आता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्वेश्चन दे देता है कि 8 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है, तो 8 मिनट 20 सेकंड में भी आता है। राइट आंसर है। बहुत सी बुकों में देखा गया है कि 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। और इसी क्वेश्चन को जो है मिनट में दे देता है कि 500 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो 500 मिनट में भी 500 सेकंड में, सॉरी मैंने गलत कर दिया। 8 मिनट 20 सेकंड में जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पहुंच जाता है। तो कितने सेकंड में पहुंचता है? तो इसी को दे देगा ऑप्शनल करके, 500 सेकंड में पहुंच जाता है। तो ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सूर्य के बाद सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगता है। और कौन सा है? वो प्रैक्सिमा सेंचुरी है। पृथ्वी पर जीवन है। अंतरिक्ष से देखने पर धरती कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण जो है पृथ्वी हमें कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। और पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी है? तो 71% जो है पानी है। यदि बात कर लेंगे तो अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन और पानी की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। नीले रंग का परावर्तन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसलिए आसमान जो होता है हमें क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता रहता है। और पृथ्वी पर 71% जो है जल है और 29% क्या है? स्थल है। मतलब भूभाग जो है पृथ्वी पर 29% ही है। ठीक है ना। चांद पृथ्वी का क्या है? एक उपग्रह है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चांद है। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितना सेकंड पहुंच जाता है? तो 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने एक एक टॉपिक जो है आपके बुक का ही एकदम SCRT बुक का ही, ये बिहार बोर्ड का ही बुक है, ठीक है, क्लास 6 का, जो एक एक पॉइंट जो है आपको एकदम निचोड़ दिया गया है इसमें। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में लगाता है? तो 27 दिन में। एग्जैक्ट दिया है, 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा दिन में अधिक गर्म और रात में ठंडा होता है। ठीक है। इस चंद्रमा का धरातल कैसा है? तो उबड़ खाबड़ है। क्यों? क्योंकि इस पर मिट्टी भी नहीं है। पृथ्वी के कितने उपग्रह है? बृहस्पति के तो 63 है। शनि के कितने उपग्रह हैं? 62 उपग्रह है। ये ध्यान रखना है। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन सा ऐसा उपग्रह है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है? बुध तथा शुक्र दोनों
ठीक है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शनि का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि का है। ये क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह का है? तो शनि का है। उपग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच है। किन ग्रहों के बीच जो होती है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा आंसर? मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप बिहार बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है वह कौन सा है? सीरस है। एक एक पॉइंट जो है आपको बिल्कुल निचोड़ दिया गया है। आप जो है ये किताब पढ़िए चाहे इससे पढ़िए, इतना लाभ मिलेगा। क्यों? किताब पढ़ने जाएंगे तो आपको जो होगा आप ढूंढते रह जाइएगा क्या पढ़ने क्या नहीं, लेकिन जो जो चीज़ है उसको निकाल करके एकदम जो है आपको सामने प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट है कि मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कितने उपग्रह हैं? डिमोस और फोबोस। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि फोबोस और डिमोस किसके उपग्रह हैं? ठीक है, मंगल के, बुध के, बृहस्पति के या शुक्र के। तो ठीक है, आप राइट आंसर यदि पढ़े हैं तो राइट आंसर तो देना ही देना है। हमारी पृथ्वी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन देते कि हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है, ठीक है ना, या हम आकाशगंगा को और किस नाम से जानते हैं? सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथ में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलोन, एटा एवं जेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। क्षुद्र एवं पुलह को जो मिलाती है, ठीक ना, वह रेखा जो है किस दिशा को इंडिकेट करती है? उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है। ध्रुव तारा देखिए यहाँ पे दिया है। यह एक स्थिर तारा होता है। क्या होता है? स्थिर, अपने जगह पे स्थिर रहता है। यह उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, मतलब उत्तरी दिशा को इंडिकेट करता है, उत्तरी अक्ष पर स्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई देता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि विषुवत रेखा पर किसी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा कहां पर दिखाई देता है? तो क्षितिज पर दिखाई देता है। क्वेश्चन दूसरा बनेगा कि विषुवत रेखा से देखने पर कौन सा तारा जो है क्षितिज पर दिखाई देता है? तो ध्रुव तारा होगा। और ध्रुव तारा हमेशा किस दिशा में दिखाई देता है? तो हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में नाविक जो थे, जो समुद्री नाविक हुआ करते थे, वो उत्तर दिशा देखने के लिए राशि की संख्या जो है 12, मतलब 12 राशियां थी, वो देखकर अनुमान लगाते। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या कितनी है? 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को ही क्या कहते हैं? नक्षत्र होते हैं, ठीक ना। तो नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्रों की संख्या 27 है। पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिन में पार करती है? 14 दिन में पार कर लेती है और नक्षत्र की अवधि 14 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे ग्रह कौन कौन से हैं। देखिए ग्रह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी का निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? पूछ देगा पृथ्वी का सबसे निकटवर्ती ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। आकाशगंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकाशगंगा लाखों तारों का क्या है? समूह है। मतलब पूछ देगा कि आकाशगंगा कितने तारों का समूह है? तो हम कह सकते हैं लाखों, क्योंकि लाखों तारों का क्या होता है? समूह। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं का समूह है। देखिए लुसेंट पॉइंट क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को ही क्या कहते हैं? उल्का पिंड होते हैं। तो अब पूछेगा कि उल्का पिंड क्या होते हैं? तो हम बता देंगे कि आकाश में क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि उल्का पिंड जब वायुमंडल के कक्षा में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण क्या होता है? आग पकड़ लेती है। अब देखिए हम दूसरे पे आते हैं, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 1 जो था आप बिल्कुल निचोड़ देख लीजिएगा। आप बुक एक बार उठा के देखिए और एक बार इसको देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि बुक से बेहतर क्या है, कम से कम समय में आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी में उसकी गतियाँ। पृथ्वी में उसकी गतियों की बात कर लें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। कितने अंश झुकी हुई है? तो 23.5 अंश। पृथ्वी की गति पश्चिम से किधर है? पूरब की ओर है। पृथ्वी से पूरब, पश्चिम से पूरब की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन दे दिया है, घूर्णन गति के कारण दिन एवं रात होते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? पृथ्वी की किस गति के कारण जो होते हैं दिन एवं रात होते हैं, ये दिन एवं रात बनते हैं? तो अब बताएंगे कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण।
नेक्स्ट टॉपिक की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। किस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है? तो परिभ्रमण। परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? चारों तरफ घूमना। और घूर्णन का मतलब क्या होता है? एक ही अक्ष पर। जैसे लट्टू जो होता है वह एक ही अक्ष पर घूमता है, उसका जो होता है नुकीला भाग जो होता है एक स्थान पर रहता है और वह चारों तरफ घूमता रहता है। और परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? हट करके नाचना। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी होती है। पूछ देगा कि उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को जो होता है सबसे दिन लंबी होती है? तो 21 जून को होती है। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कहाँ पर या किस स्थान, पृथ्वी के किस स्थान पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? तो वह होता है ध्रुव। ठीक है ना, ध्रुव होता है। अब ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहिए या दक्षिणी ध्रुव कहिए, क्योंकि दोनों ध्रुवों पर ही जो होता है 6 महीने दिन और 6 महीने क्या होती है? रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। किस अब देगा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होती है? 22 दिसंबर को होती है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कहाँ फंसाएगा? 22 दिसंबर देगा, 21 जून देगा, ठीक है, इस प्रकार से दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय की पेटी में सालों भर गर्मी पड़ती रहती है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा कम गर्मी पड़ती है, उसी शीतोष्ण कटिबंध पेटी कहते हैं। मतलब जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है उसे शीत कटिबंध पेटी कहते हैं। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से क्या है? बड़ा है। चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। ये जीके का क्वेश्चन हो गया, आप ध्यान रखेंगे। जीके अभी तो सभी क्वेश्चन ही चल रहा है। और देखिए वो किससे गए थे? वो जो उनका रॉकेट था वो क्या था? अपोलो 11। कौन था? यूएसए के। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? हम अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अध्याय नंबर 3। मैंने 2 चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया पूरी तरीके से। देखिए पृथ्वी के परिमंडल कौन कौन से मंडल है? आज देखिए महासागर, हमारे महासागरों की संख्या कितनी है? 5 महासागर। कौन कौन से है? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर है। ये पृथ्वी पर कितने महासागर? 5 महासागर। कौन कौन से आपने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, तालाब, आहर, झील, सागर, महासागर सम्मिलित रूप से जलमंडल होते हैं और जलमंडल में जल की संख्या कितनी है? 71%। ये ध्यान रखना है। वर्ष 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा बने थे। कौन बने थे? राकेश शर्मा। और उसमें इंदिरा गांधी क्या थी? पीएम थी। ठीक है। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान सम्मिलित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो क्वेश्चन ये बनेगा कि स्थल मंडल क्या है? अब बता सकते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान इत्यादि रहते हैं। और जलमंडल में क्या होता है? जल। हालांकि सब पार्ट रहता है लेकिन महत्वपूर्ण जलमंडल से है, तो मतलब जल की हिस्से को बात कर रहा है। स्थल मंडल है तो स्थल मंडल की बात कर रहा है। स्थल संधि कहा होता है? स्थल का एक संकरा भाग, ठीक ना, स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थल खंडों को जोड़ने का काम करता है। मतलब जहाँ पे जैसे मान लीजिए एक स्थल ये हो गया, एक स्थल ये हो गया और दोनों का जोड़ने का काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। आते हैं जल संधि पे। जल संधि पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे के से जोड़ता है उसे हम जल डमरू कहते हैं। जल डमरू कहते हैं। अब पाक जल डमरू है, जैसे यहाँ पे आते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या है? भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि पाक जल संधि किन 2 देशों को या किन 2 देशों को जोड़ने का काम करती है? तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है। देखिए यदि हम नक्शे की बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारा हो गया भारत। ठीक है, ये हमारा हो गया भारत, ये भारत हो गया और यहाँ पे आ गया हमारा क्या? श्रीलंका। अब इनसे तो दोनों को जोड़ने का काम करती है, तो यही जो हमारा क्या है? पाक जल संधि है। ठीक है, तो समझ गए होंगे पाक जल संधि क्या है। नेक्स्ट आता है कि हवा में उड़ने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो नभचर कहे जाते हैं। वायुमंडल क्या है? जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा जो कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। जलमंडल और स्थल मंडल के चारों ओर हवा जो कई सौ किलोमीटर, क्योंकि जल मंडल है और स्थल मंडल है और हवा जो है चारों तरफ से हमें घेर रखी है, तो जब हमें हवा घेर रखी है तो उसी को तो हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे हम कि जलीय पौधे की जड़ें या तो पानी में डूबी भूमि से या फिर जल में घुली हुई फिर जल से घुली हुई मिट्टी या पोषक तत्वों का उपयोग करती है। जलीय पौधे की जड़ें जो होती है, देखिए जलीय पौधे जो होती है, कुछ ऐसे जलीय पौधे होते हैं जो मिट्टी से अटैच रहते हैं, बिल्कुल सतह में जुड़े होते हैं।
कुछ ऐसे जलीय पौधे होते हैं जो ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि जलीय पौधों की जड़ें या तो पानी में डूबी भूमि से या फिर जल में घुली हुई मिट्टी से पोषक तत्वों का प्रदान करती है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे क्या होता है, हाइसिंथ होता है, सिंघाड़ा होता है, या जलकुंभी होती है, ये जल के ऊपर तैरती रहती है, तो इसको पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? तो आप बता सकते हैं कि पोषक तत्व जो मिलता है वह हमें जल में जो घुली होती है मिट्टी होती है, गंदला पानी होती है, उसी से पोषक तत्व लेती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों उपस्थित होने से जीवन पनपता है और वह जयमंडल कहलाता है। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि जयमंडल जो होता है, जयमंडल बनता है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों ऊपरी में से कोई नहीं, ठीक है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में स्थित है। अरब सागर जो है बंगाल की खाड़ी से पश्चिम दिशा में स्थित है, ये भी ध्यान रखने की बात है। अब देख लेते हैं हम अरब सागर की बात कर लेते हैं हम। मैं एक बार फिर से आपको लिए बनाता हूँ भारत का नक्शा। देखिए, ये हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये हमारा हिंद महासागर हो गया, हिंद ओशन हो गया, और यहाँ पे जो है हमारा अरब सागर होती है, ठीक है ना, हमारा अरब सागर होती है। मालदीव है हमारा, इधर पड़ता है अंडमान निकोबार पड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए यही कह रहा है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी में पश्चिम दिशा में। अब यहाँ से डायरेक्शन की बात कर लेंगे तो इधर हमारा पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो भारत के दक्षिण में हमारा हिंद महासागर उपस्थित है। भारत की यदि बंगाल की खाड़ी से तुलना करेंगे तो इधर क्या है, पश्चिम साइड में अरब सागर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे अध्याय नंबर हम 4 चौथा पार्ट पे अब चलते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी कहते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन कि चिकनी मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? क्या होगा? केवाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? केवाल मिट्टी होगा, जिसमें धान की फसल खूब होती है। अब दे देगा कि बिहार में धान की फसल जो होती है खूब अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी होती है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, दूसरा ऑप्शन बी केवाल मिट्टी, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए चिकनी मिट्टी को ही केवाल मिट्टी कह रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, जो होगा दूसरा दोनों देगा, तो राइट आंसर होगा। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है, ठीक ना, और दाल वाला क्षेत्र कौन सा है? पटना से मोकामा। क्वेश्चन यहाँ से एक और बन जाएगा कि दलहनी पौधों को खेतों में बोने से जो होती है, खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है, उसके अंदर क्या होता है? तो नाइट्रोजनीकरण होता है, क्योंकि आप देखे होंगे दलहनी पौधे को, मटर को या मटर चने के पौधे को उखाड़ेंगे तो उनकी जड़ों में जो होते हैं वाल्व पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, हमको सफ़ेद वाल्व देखने को मिलते हैं। वह जो होते हैं मिट्टी की उर्वरक क्षमता को क्या करती है? बढ़ा देती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है अपर्दन मूलक, अपर्दन क्रिया से, जैसे फिनलैंड का मैदान। अपर्दन का मतलब क्या होता है? जैसे किसी चीज़ का क्या हो जाना, कटा हो जाना, क्षरण होना। दूसरा होता है निक्षेपण, निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियां, हिमानी, सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसे केरल के तट का मैदान। जैसे निक्षेपण क्या होना, मतलब काट काट करके उसको क्या कर दे, बना देगा, तो काट करके जब बनेगा उसका निक्षेपण होगा। अपर्दन का मतलब क्या होता है कि दरवाजे पर जैसे बालू रख दिया, मिट्टी रख दिया, और हवा की झोंके जो होती है आती है और उसको उड़ा उड़ा करके लेकर चली जाती है, उसको धीरे धीरे घिस करके, जैसे मिट्टी ईंट होता है और ईंट को रगड़ते रहते हैं, वो घिस घिस कर क्या होती है, भूसी की तरह छोड़ देता है, तो वो अपर्दन के अंतर्गत आता है। एक होता है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदान का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचल के द्वारा होता है, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं? रचनात्मक कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आप, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार जो है संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर का पठार को संसार का छत कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है। अरावली पर्वत बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां वर्षा जल के कारण नदियां निकलती है। लूनी नदी क्या है? इसका उदाहरण है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमते हैं, ये ध्यान रखना है। एक साथ पर्वत पे वलित पर्वत, इसकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है। अब देखिए देखिए जो हमारा हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है? तो ये एक वलित पर्वत है, ये ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत, दक्षिणी अमेरिका एवं इंडीज पर्वत, ये कैसे पर्वत है? वलित पर्वत। जब वलित वलित का मतलब क्या है? वलन मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी पे दबाव पड़ा, जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होती है? टकराव होती है। टकराने के कारण जो होती है, ये इसमें मड़ोर आता है, मड़ोर होने से क्या होती है? वलन हो जाती है, मतलब
मुड़ जाता है और इसी से क्या होते हैं, पर्वत बन जाती है। एक होती है भ्रंश उत्सव पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण जैसे भूकंप आ गया या सुनामी, ये अन्य सारी चीज़ें जो आती हैं तो दरारें पड़ जाती हैं। दरारों के बीच का भाग जो होता है ऊपर उठ जाता है। भारत का सतपुड़ा पहाड़ी, भारत का सतपुड़ा पर्वत जो है, ठीक है ना, ये विंध्याचल साइड और अन्य नर्मदा जो नदियाँ बहती हैं उन साइड में पाई जाती है। दूसरी होती है ज्वालामुखी पर्वत, इटली का विषुवत, अंडमान निकोबार के बैरन आइसलैंड, ठीक है ना, ये क्या है, सक्रिय, क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में जो होती है सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं नोट पॉइंट, देखिए वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा अवशेष बचता है, कट छटने के बाद जो होता है, घिसने के बाद जो चीज़ हमारा कचरा बचता है वही क्या है, अवशिष्ट है। जैसे अरावली पर्वत, क्या है, अरावली पर्वत। बिहार में सोन नदी मैदानी क्षेत्रों से होकर बहती है। वाल्मीकि नगर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। वाल्मीकि नगर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में। धान फसल के उपयुक्त मिट्टी, ठीक है ना, कौन सी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी। धान की फसल यदि उगाना है तो हम कौन सी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी है। पठार के ऊपर की सतह क्या होती है, सपाट होती है, ठीक है ना। पठार क्या होते हैं, तो वह भूभाग जो पृथ्वी से ऊपर उठा होता है और ऊपर जाकर क्या होता है, सपाट जैसा हो जाता है, समतल हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। बिहार का अधिकतर गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है। कुछ दोस्तों मैंने 4 चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया। आइए हम देखते हैं कुछ चैप्टर नंबर 5। प्रमुख रूप से दिशाएं, दिशाएं कितनी होती है, 4 होती है। कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, 10 है। देखिए 4 दिशाएं, पश्चिम, पूरब, ठीक है ना, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएंगे 4 दिशाएं, 8 हो गई, और ऊपर नीचे की बात कर लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से 10 दिशाएं की बात कर रहा है। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अरब सागर भारत के पश्चिमी दक्षिण में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत के किस दिशा में, तो उत्तरी दिशा में, ठीक है ना, क्योंकि उत्तरी दिशा में यहीं पे जो है हमारा हिमालय पर्वत स्थित है। भारत की उत्तरी बिंदु को इंद्रकॉल, उत्तरी बिंदु को इंद्रकाल, और दक्षिणी को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट देखते हैं। आइए हम इसको जो है चित्र से समझाते हैं आपको। देखिए यदि हम बात कर लें भारत के नक्शे के, थोड़ा सा बन तो नहीं पा रहा है लेकिन ठीक है। देखिए यदि हम बात कर लेंगे करें कि भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंद्रकाल। इंद्रकाल यहाँ पे है, ठीक है, ये है हमारा इंद्रकाल, ये हमारा इंद्रकाल हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे आता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात कर लेंगे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं, तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार साइड में, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारा हमारा जो भारत का पश्चिमी बिंदु है, तो पश्चिमी बिंदु कहाँ पे, गुजरात में देखेंगे तो इसको बोलते हैं सर क्रिक। क्या बोलते हैं, सर क्रिक बोलते हैं, या गौर माता बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट पे कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकॉल है, यह 37 डिग्री स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 9 राज्य, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात में समुद्री सीमा है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल समुद्र से सीमा साझा करते हैं। कौन सा देश जो है, सॉरी, कौन सा राज्य जो है तीनों तरफ से, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका त्रिपुरा, कौन सा है, त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तमिलनाडु है। भारत के 4 दिशाओं में पूरब बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। दोस्तों ये जो था आपका पार्ट 1 था, और पार्ट 1 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपकी लाइक और सब्सक्राइब से, ठीक है ना, मुझे एक जो है मनोबल मिले, और मैं जो है इसका पार्ट 2 आपके लिए जल्द ही बनाऊं, ठीक है दोस्तों। मैं यही आशा करता हूं कि यह वीडियो जो हो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।